AAA, Easy Trading and Investing with मान थापा। इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। हाँ, स्वागत है। आज का जो विषय है वो महज एक आम चर्चा नहीं है। आज हम फाइनेंशियल दुनिया के उन राजों को समझने का एक सफर शुरू कर रहे हैं जो अमूमन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस की फाइलों में दबे रह जाते हैं। बिल्कुल दबे रह जाते हैं। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य जोएल ग्रीनब्लैट की एक बहुत ही मशहूर और असरदार किताब यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस, इसके पहले भाग पर फोकस करना है। यानी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के सोर्सेस को पूरी तरह से डीकोड करना। और इस किताब का टाइटल ही अपने आप में बहुत बड़ा दावा करता है। एग्जैक्टली ये दावा करता है कि एक आम निवेशक, वॉल स्ट्रीट के दिग्गज प्रोफेशनल्स, करोड़ों रुपए मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स और हार्वर्ड से पढ़कर आए MBA वालों को भी आसानी से मात दे सकता है। जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है शुरू में। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या बिना किसी भारी भरकम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, बिना सुपर कंप्यूटर्स और बिना किसी इनसाइडर जानकारी के सच में एक ऑर्डिनरी इंसान मार्केट को बीट कर सकता है? आज इस डीप डाइव में हम इसी बात की तह तक जाएंगे। ये एक बहुत ही वाजिब और दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब ना पूरी तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर में छिपा है। लेकिन देखिए, सबसे पहले ये साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस विश्लेषण में या खुद इस किताब में कोई मैजिक फॉर्मूला या रातों रात लखपति बनने की कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं बताई गई है। सही कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो बिना मेहनत और रिसर्च के पैसा बनाकर दे दे। एग्जैक्टली। इसके बजाय हम मार्केट की उन अनदेखी और छुपी हुई जगहों पर नजर डालेंगे जहां कॉर्पोरेट चेंज यानी कॉर्पोरेट लेवल पर बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि स्पिन ऑफ्स। आम तौर पर इन जगहों पर मार्केट का ध्यान नहीं जाता। हमारा काम आज केवल दी गई जानकारी और केस स्टडीज का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। कोई पक्षपात नहीं। बिल्कुल, कोई ख्याली बातें नहीं। हम सिर्फ तथ्यों, इतिहास और प्योर लॉजिक के आधार पर ये समझेंगे कि एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के पास ये एज या बढ़त आखिर आती कहां से है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस कॉर्पोरेट चेंज के सबसे बड़े हथियार से शुरुआत करते हैं, जिसे स्पिन ऑफ कहा जाता है। अगर इसे बिल्कुल आसान और बेसिक भाषा में समझाया जाए तो स्पिन ऑफ असल में है क्या? मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है जो जूते भी बनाता है, घड़ियां भी बनाता है और कपड़े भी बनाता है। एक दिन उस कंपनी का मैनेजमेंट ये फैसला करता है कि घड़ियों वाले बिजनेस को अलग करके एक पूरी तरह से नई और इंडिपेंडेंट कंपनी बना दी जाए। हाँ, एक सेपरेट एंटिटी। राइट। तो जब वो बड़ी पेरेंट कंपनी अपने उस एक हिस्से को खुद से अलग करके मार्केट में एक नई कंपनी के तौर पर उतारती है तो उस प्रोसेस को स्पिन ऑफ कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो नए स्पिन ऑफ शेयर्स होते हैं ये आखिर मार्केट के एवरेज से बेहतर परफॉर्म क्यों करते हैं? इनमें ऐसा क्या खास होता है? देखिए, इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी और मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके मेन रीजन को हम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग या संस्थागत बिकवाली कह सकते हैं। होता यह है कि जब एक पेरेंट कंपनी अपने किसी हिस्से को स्पिन ऑफ करती है तो वो नई कंपनी के शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मुफ्त में एक तय अनुपात में बांट देती है। हाँ, प्रो राटा बेसिस पर। बिल्कुल। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स जिन्होंने उस बड़ी पेरेंट कंपनी में करोड़ों का निवेश किया था, ये सोचकर कि वो एक स्टेबल और बड़ी कंपनी है, उनके पोर्टफोलियो में अचानक से एक छोटी सी अनजान कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं जो उन्होंने मांगे भी नहीं थे। एग्जैक्टली। ज्यादातर वक्त ये नए स्पिन ऑफ साइज में इतने छोटे होते हैं कि वो उन बड़े फंड्स के स्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स में फिट ही नहीं बैठते, या फिर वो S&P 500 जैसे किसी बड़े इंडेक्स का हिस्सा नहीं होते। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक डाउट पैदा होता है। अगर वो नई छोटी कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है और उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो वो फंड मैनेजर उस शेयर को अपने पास रखेगा क्यों नहीं? क्या वो सिर्फ रूल्स की वजह से एक प्रॉफिटेबल शेयर को बेच देगा? ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है और यहीं पर मार्केट की सबसे बड़ी विडंबना काम करती है। एक फंड मैनेजर के लिए ना उसका कैरियर और उसकी नौकरी सबसे ऊपर होती है। इंडेक्स फंड्स तो लीगली बाउंड होते हैं कि अगर कोई शेयर इंडेक्स से बाहर का है तो उन्हें उसे बेचना ही पड़ेगा। हाँ, उनके पास चॉइस नहीं होती। सही बात है। और जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं उन पर भी बहुत प्रेशर होता है। अगर वो किसी अनजान छोटी सी स्पिन ऑफ कंपनी को पोर्टफोलियो में रखते हैं
और वो कंपनी डूब जाती है तो उनकी नौकरी जा सकती है। इसे करियर रिस्क कहते हैं। इसलिए बिना ये सोचे समझे कि उस नई स्पिन ऑफ कंपनी की असली फंडामेंटल वैल्यू क्या है, उसका बिजनेस कैसा है, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस उन शेयर्स को अंधाधुंध बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब इसे एक तरह की मजबूरी की बिकवाली कहा जा सकता है, जहां बेचने वाले को शेयर की कीमत या उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस उस शेयर से छुटकारा पाना है। एब्सोल्युटली। इस इनडिस्क्रिमिनेंट सेलिंग की वजह से, यानी आंख बंद कर बेचने की वजह से, उस नई स्पिन ऑफ कंपनी के शेयर्स की कीमत शुरुआत में बहुत ज्यादा गिर जाती है। मार्केट में शेयर्स की बाढ़ आ जाती है और खरीदार कोई नहीं होता। स्टॉक पूरी तरह से ओवर सप्लाई का शिकार हो जाता है। और तभी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। हाँ, यहीं पर एक समझदार और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर के लिए एंट्री का बेहतरीन मौका बनता है, क्योंकि उसे किसी इंस्टीट्यूशनल रूल को फॉलो नहीं करना है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पिन ऑफ के बाद कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद अपने सबसे प्योर फॉर्म में काम करना शुरू करता है। वो कैसे? देखिए, पहले जो मैनेजमेंट एक बड़ी पेरेंट कंपनी की छांव में काम कर रहा था, जहां उनकी मेहनत का असर कंपनी के मेन स्टॉक प्राइस पर दिखता ही नहीं था, अब वो पूरी तरह से आजाद होता है। नई कंपनी में मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और उन्हें डायरेक्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं। कैसे कि स्टॉक ऑप्शंस? सही पकड़ा। जब मैनेजमेंट की अपनी जेब का फायदा कंपनी के शेयर्स के बढ़ने से जुड़ जाता है, तो वो जी जान लगाकर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। ये लॉजिक सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि थ्योरी और रियल लाइफ में थोड़ा फर्क होता है। इस लॉजिक को जमीन पर कैसे काम करते हुए देखा गया है, इसे साबित करने के लिए सोर्सेज में 1990s के मैरियट कॉर्पोरेशन का एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, वो बहुत क्लासिक केस स्टडी है। ये केस स्टडी सच में दिमाग के कई दरवाजे खोल देती है। अगर हिस्ट्री में पीछे जाएं तो 80s में मैरियट ने बहुत एग्रेसिव तरीके से खूब सारे होटल्स बनाए और रियल एस्टेट में भारी निवेश किया, लेकिन उनका असली और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होटल्स की बिल्डिंग का मालिक होना नहीं था। राइट, वो होटल मैनेजमेंट था। एग्जैक्टली। दूसरों के होटल्स को मैनेज करके मैनेजमेंट फीस कमाना। जब 90s की शुरुआत में रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ, तो मैरियट बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। उन पर होटल्स बनाने के लिए लिया गया भारी भरकम कर्ज चढ़ गया और कई होटल्स मार्केट में बिक ही नहीं पा रहे थे। तब मैरियट के मैनेजमेंट ने खुद को बचाने के लिए कंपनी को 2 हिस्सों में बांटने का बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। और उन्होंने पूरी कंपनी को 2 अलग-अलग एंटिटीज में डिवाइड कर दिया। एक बनी गुड कंपनी, जिसका नाम रखा गया मैरियट इंटरनेशनल। ओके। इस कंपनी के पास होटल मैनेजमेंट की फीस का सारा बढ़िया और कैश रिच बिजनेस था, और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई डेट यानी कर्ज नहीं था। और दूसरी बनी बैड कंपनी, जिसका नाम था होस्ट मैरियट। इस कंपनी में वो सारा बिना बिकने वाला रियल एस्टेट और करोड़ों का भारी कर्ज डाल दिया गया। अब अगर कोई भी आम निवेशक इस सिचुएशन को देखेगा, तो सरफेस से देखने पर वो यही कहेगा कि होस्ट मैरियट तो पूरी तरह से टॉक्सिक वेस्ट है। एक ऐसी कंपनी जिस पर करोड़ों का कर्ज है, जिसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है और जिसे उसकी अपनी पेरेंट कंपनी ने खुद से अलग कर दिया है। इसमें कोई समझदार इंसान क्यों इन्वेस्ट करेगा? ये तो सीधा सीधा जुआ खेलने जैसी बात हो गई ना। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल जुआ ही लगता है, लेकिन जोएल ग्रीनब्लैट की किताब इसी सरफेस के नीचे देखने की कला सिखाती है। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें, तो इस पूरी डील के जो मेन आर्किटेक्ट थे, वो थे स्टीफन बोलेनबाख। हाँ, बोलेनबाख। ये कोई आम एग्जीक्यूटिव नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही जाने माने और चतुर फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के पूरे एम्पायर को बैंकरप्ट होने से बचाया था। अब यहाँ गहराई से सोचने वाली बात ये थी कि बोलेनबाख जैसे स्मार्ट इंसान ने जानबूझकर उस बैड कंपनी यानी होस्ट मैरियट का सीईओ बनना क्यों चुना। ये तो सच में अजीब है ना? कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने अभी पूरी कंपनी को बचाया हो, वो खुद अपनी मर्जी से एक डूबते हुए जहाज का कैप्टन क्यों बनना चाहेगा? यहीं पर एक इन्वेस्टर के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज छुपे थे, जिन्हें अगर ध्यान से पढ़ा जाता तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती। वो क्लूज आखिर थे क्या? क्योंकि सोर्सेज में कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। पहला सबसे बड़ा क्लू ये था कि मैरियट फैमिली, जिनका उस समय पूरी मैरियट कॉर्पोरेशन में 25% हिस्सा था, उन्होंने स्पिन ऑफ के बाद भी दोनों कंपनीज में, चाहे वो गुड मैरियट इंटरनेशनल हो या बैड होस्ट मैरियट, अपना 25% हिस्सा बनाए रखने का फैसला किया। मतलब उन्होंने एग्जिट नहीं किया? बिल्कुल नहीं।
अगर होस्ट मैरियट सच में पूरी तरह से फाइनेंशियल कचरा था तो वो आसानी से अपना हिस्सा मार्केट में बेचकर बाहर निकल सकते थे। दूसरा सबसे बड़ा क्लू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर छुपा था। जो गुड कंपनी थी उस पर लीगली ये शर्त रखी गई कि वो उस बैड कंपनी को 60 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी क्रेडिट लाइन देगी। 60 करोड़ की क्रेडिट लाइन? हाँ, इन सब बातों से ये बिल्कुल साफ था कि होस्ट मैरियट को यूं ही डूबने के लिए नहीं छोड़ा गया था। अंदर के लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि इस कंपनी में सरवाइव करने की और आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है। मतलब इनसाइडर्स को कुछ ऐसा पता था जो बाहर मार्केट के शोर शराबे में किसी को नहीं दिख रहा था। लेकिन एक निवेशक के तौर पर इसमें एक्चुअली प्रॉफिट कैसे बना? कर्ज से लदी कंपनी में पैसा लगाना तो फिर भी रिस्की होता है। यहीं पर फाइनेंस की दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार काम आता है, लेवरेज का मैथ। इस मैथ्स को समझना ही इस पूरी केस स्टडी का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए इसे बहुत ही आसान नंबर से समझते हैं। मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की वजह से जहां हर फंड मैनेजर इस कचरे को बेच रहा था, होस्ट मैरियट का शेयर बहुत सस्ते में ट्रेड करने लगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि होस्ट मैरियट की इक्विटी वैल्यू महज $5 पर शेयर रह गई। ठीक है, इक्विटी वैल्यू 5 है और क्योंकि सारा भारी कर्ज इसी कंपनी पर था तो मान लेते हैं कि उस पर शेयर कर्ज 25 का है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कंपनी के टोटल एसेट्स की कीमत 30 पर शेयर हुई, यानी 5 की इक्विटी और 25 का कर्ज। अब आगे क्या होता है? अब मैजिक यहां होता है। जब मार्केट धीरे धीरे सुधरता है और रियल एस्टेट की कीमतों में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है, मान लेते हैं कि इस 30 के एसेट्स में सिर्फ 15% की ही बढ़ोतरी होती है, तो 30 का 15% कितना हुआ? 30 का 15% हुआ ₹4.5। करेक्ट। अब क्योंकि बैंक का कर्ज तो फिक्स्ड है, वो बढ़ेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा ₹4.5 का फायदा सीधे कंपनी की इक्विटी में जाकर जुड़ेगा। तो जिस इन्वेस्टर ने शुरुआत में 5 देकर शेयर खरीदा था, उसके लिए ये ₹4.5 का फायदा लगभग 100% का प्रॉफिट बन जाएगा। एग्जैक्टली। एसेट्स में बढ़ोतरी महज 15% की हुई, लेकिन लेवरेज की वजह से इन्वेस्टर का पैसा लगभग डबल हो गया। बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन। और यही बात इंस्टीट्यूशनल सेलिंग के कारण छिपी रह गई थी। जो शेयर बाहर से फाइनेंशियल कचरा लग रहा था, उसमें लेवरेज के कारण इतना जबरदस्त मुनाफा छुपा था। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो शेयर की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर गई। ये मैथ सच में आंखें खोलने वाला है। लेवरेज अगर सही तरीके से काम करे तो वो प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। क्या इसका मतलब यह है कि जब भी कोई स्पिन ऑफ हो तो एक निवेशक को हमेशा उसी स्पिन ऑफ कंपनी को ही खरीदना चाहिए जो अलग हो रही है? क्योंकि किताब में अमेरिकन एक्सप्रेस का भी एक बहुत ही बेहतरीन इंसिडेंट दिया गया है, जिसने अपनी सब्सिडरी लीमन ब्रदर्स को स्पिन ऑफ किया था। इस केस में कहानी बिल्कुल ऑपोजिट नजर आती है। और यही इस डीप डाइव की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मार्केट में कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं चलता। अमेरिकन एक्सप्रेस का केस इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि हमेशा स्पिन ऑफ की गई नई कंपनी ही असली बार्गेन नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना खुद पेरेंट कंपनी में ही छुपा होता है। इंटरेस्टिंग। अगर हम अमेरिकन एक्सप्रेस के इतिहास को देखें तो उनके पास 2 बहुत ही शानदार, स्टेबल और लगातार भारी कैश बनाने वाले बिजनेस थे। एक चार्ज कार्ड्स का बिजनेस और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजरी का। लेकिन उनके इस विशाल पोर्टफोलियो में एक सब्सिडियरी भी शामिल थी जिसका नाम था लीमन ब्रदर्स। और लीमन ब्रदर्स का बिजनेस मॉडल तो अमेरिकन एक्सप्रेस के मेन बिजनेस से एकदम अलग था। जहां अमेरिकन एक्सप्रेस स्टेबल फीस कमाता था, वहीं लीमन ब्रदर्स ट्रेडिंग पर निर्भर था, जो कि नेचर में बहुत ही वॉलेटाइल होता है। कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो कभी भारी नुकसान। एकदम सही कहा। लेमन की इस भारी वॉलेटिलिटी और उलझन भरी बैलेंस शीट की वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस के में स्टेबल बिजनेस की असली कीमत मार्केट में पूरी तरह से छुप गई थी। हालात ये थे कि स्पिन ऑफ से पहले पेरेंट कंपनी यानी अमेरिकन एक्सप्रेस 10 गुने से भी कम पीई, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रही थी। इस पीई मल्टीपल को अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कंपनी 1 साल में ₹1 कमा रही है तो मार्केट में निवेशक उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए सिर्फ ₹10 देने को तैयार थे। हाँ, बस इतना ही। अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी मजबूत ब्रांड वैल्यू और दुनिया भर में फैले नेटवर्क वाली कंपनी के लिए 10 का पीई सच में बहुत ही ज्यादा सस्ता था। बिल्कुल। मार्केट लीमन ब्रदर्स के रिस्क को देखकर इतना डरा हुआ था कि वो अमेरिकन एक्सप्रेस के अच्छे बिजनेस को भी कौड़ियों के भाव तोल रहा था। और फिर मैनेजमेंट ने लीमन ब्रदर्स को स्पिन ऑफ करने का हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट कर दिया।
तब मार्केट का क्या रिएक्शन था? जैसे ही उन्होंने लीमन को स्पिन ऑफ करके अपने मेन बिजनेस से पूरी तरह अलग किया, मानो मार्केट की आंखों से अचानक पट्टी हट गई हो। सभी निवेशकों और एनालिस्ट को अमेरिकन एक्सप्रेस की मेन बिजनेस की असली ताकत, उनकी ब्रांड वैल्यू और उनका बढ़िया कैश फ्लो साफ साफ दिखाई देने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस स्पिन ऑफ के ठीक बाद दुनिया के सबसे जाने माने और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में लगभग 10% हिस्सेदारी खरीद ली। ये केस पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि कैसे एक खराब या अनस्टेबल बिजनेस के हट जाने से एक बेहतरीन पेरेंट कंपनी का असली रूप सामने आ सकता है और वो एक जबरदस्त वैल्यू स्टॉक बन सकती है। सही पकड़ा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि फोकस सिर्फ स्पिन ऑफ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ छुपी है। कभी वो अलग होने वाली कंपनी में होती है, तो कभी पीछे छूट जाने वाली पेरेंट कंपनी में। अभी तक तो हमने उन कंपनियों की बात की जो अपना 100% हिस्सा अलग करके बांट देती हैं, लेकिन सोर्सेज में एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर गहराई से चर्चा की गई है, पार्शियल स्पिन-ऑफ्स। ये क्या होता है? पार्शियल स्पिन-ऑफ्स का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ऑथर का कहना है कि इसके लिए किसी को बहुत हैवी फाइनेंशियल मॉडलिंग, किसी सुपर कंप्यूटर या एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, बल्कि फर्स्ट ग्रेड मैथ यानी सिर्फ बेसिक घटाव या सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये पहली कक्षा का गणित आखिर स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है? मैं समझाती हूँ। पार्शियल स्पिन ऑफ की सिचुएशन तब बनती है जब कोई पेरेंट कंपनी अपनी किसी डिवीजन या सब्सिडियरी के पूरे 100% शेयर्स मार्केट में बांटने के बजाय उसका सिर्फ कुछ हिस्सा, मान लीजिए 20%, मार्केट में पब्लिक को बेचती है और उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देती है। बाकी का 80% हिस्सा पेरेंट कंपनी अपने पास ही सेफ रखती है। ओके। अब जब वो 20% हिस्सा पब्लिक मार्केट में हर दिन ट्रेड करने लगता है, तो मार्केट हर सेकंड उस स्पिन ऑफ डिवीजन की एक ट्रांसपेरेंट कीमत तय कर देता है। अब क्योंकि उस डिवीजन की क्लियर मार्केट वैल्यू पूरी दुनिया के सामने आ गई है, तो बहुत ही आसान घटाव का इस्तेमाल करके पेरेंट कंपनी के बाकी बचे हुए बिजनेस की असली कीमत निकाली जा सकती है। इसको एक रियल एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ, सोर्सेज में सीयर्स का जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया गया है, वो इस पहेली के कक्षा के गणित को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। सीयर्स का एग्जाम्पल वाकई बहुत दिलचस्प है। सीयर्स अपने समय का एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट था, जिसके पास अपना मुख्य डिपार्टमेंट स्टोर रिटेल बिजनेस तो था ही, और साथ ही फाइनेंस की दुनिया की दो बहुत बड़ी कंपनियां डीन विटर और ऑल स्टेट भी उसकी सब्सिडियरीज थीं। सीयर्स के मैनेजमेंट ने डीन विटर और ऑल स्टेट का 20% हिस्सा पब्लिक मार्केट में बेच दिया। चलिए अब इस मैथ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए। उस समय सीयर्स की टोटल सेल्स 2700 करोड़ थीं और उनके करीब 34 करोड़ शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। अगर हम 2700 करोड़ को 34 करोड़ शेयर से डिवाइड करें तो पर शेयर सेल्स लगभग 79 बैठती है। बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है। एक शेयर के पीछे कंपनी 79 की सेल्स कर रही थी। अब जब डीन विटर और ऑल स्टेट पब्लिक हो गए तो उनकी एक पक्की मार्केट वैल्यू तय हो गई। अब अगला स्टेप ये था कि इन दोनों सब्सिडियरीज की जो मार्केट वैल्यू है उसे सीयर्स की कुल मार्केट वैल्यू में से घटा दिया जाए। और जब एनालिस्ट्स ने वो सब्सट्रैक्शन किया तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जब उन दोनों कंपनीज की वैल्यू हटाई गई तो सीयर्स के मुख्य रिटेल बिजनेस की कीमत मार्केट में महज $5 पर शेयर बच रही थी। बस $5? अब सोचने वाली बात यह है कि एक कंपनी जिसकी पर शेयर सेल्स $79 है, मार्केट में उसकी कीमत सिर्फ $5 लगाई जा रही है। इसका सीधा सा मतलब था कि सीयर्स का रिटेल बिजनेस अपनी सेल्स के केवल 6% पर ट्रेड कर रहा था। यही वो आहा मोमेंट है जिसे जोल ग्रीनब्लड समझाना चाहते हैं। अगर हमें 6% के फिगर की तुलना उस समय के एक और बड़े रिटेलर जेसी पेनी से करें तो मार्केट जेसी पेनी को अपनी सेल्स के 56% पे ट्रेड करवा रहा था। ये एक बहुत बड़ा और क्लियरली दिखने वाला गैप था। हाँ, जमीन आसमान का फर्क। कोई भी आम इंसान जिसे सिर्फ जोड़ घटाना आता हो, वो देख सकता था कि सीयर्स का स्टॉक कितना अंडरवैल्यूड और सस्ता मिल रहा है। और हिस्ट्री गवाह है कि हुआ भी बिल्कुल वही। डीन विटर के पूरी तरह से अलग होने के बाद जब मार्केट ने आखिरकार इस छुपी हुई वैल्यूएशन को समझा और मार्केट का ध्यान इस फर्स्ट ग्रेड मैथ पर गया, तो सीयर्स का स्टॉक अगले कुछ ही महीनों में 50% से ज्यादा उछल गया। वाओ! यह है उस बेसिक सब्ट्रैक्शन की असली ताकत जो मार्केट के शोर शराबे में अक्सर छुप जाती है। स्पिन-ऑफ्स और पार्शियल स्पिन-ऑफ्स के इन गहरे कॉन्सेप्ट्स को तो हमने काफी अच्छी तरह से खंगाल लिया है, लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा तरीका है जिसे कंपनियां खुद को बांटती हैं या कैपिटल रेस करती हैं, और वो है राइट्स ऑफरिंग्स।
आमतौर पर अभी तक हमने देखा है कि स्पिन ऑफ में नए शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन राइट्स ऑफरिंग में पेरेंट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स देने के बजाय उन्हें एक फिक्स्ड प्राइस पर स्पिन ऑफ कंपनी के शेयर्स खरीदने का अधिकार या राइट देती है। सही बात है। सोर्सेस के अनुसार ये समझदार निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा और रेयर मौका हो सकता है, पर ऐसा क्यों है? एक आम निवेशक को इस राइट्स ऑफरिंग में इतना खास क्या दिखना चाहिए? ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और इसका जवाब ना इंसानी फितरत, लालच और कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स के अंदर छुपा है। ये एक अनोखा अवसर इसलिए है क्योंकि राइट्स ऑफरिंग के पूरे प्रोसेस में कंपनी के मालिकों यानी इनसाइडर्स के पास बहुत ज़्यादा ताकत और कंट्रोल होता है। इसे एक आम आईपीओ से कंपेयर करके देखा जा सकता है। आम आईपीओ में क्या आता है? जब कोई आम आईपीओ आता है तो एक अंडरराइटर यानी वो इन्वेस्टमेंट बैंक जो आईपीओ ला रहा है वो चाहता है कि शेयर्स की कीमत थोड़ी कम हो ताकि इन्वेस्टर्स पैसा कमाएं और शेयर पूरी तरह बिक जाएं। वहीं कंपनी का मालिक चाहता है कि कीमत ज्यादा से ज्यादा हो ताकि उसे अपनी कंपनी की हिस्सेदारी के बदले सबसे ज्यादा पैसा मिले। दोनों के बीच एक बैलेंस बनता है जिसे टेंशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन राइट्स ऑफरिंग के मामले में कहानी बिल्कुल अलग होती है। एकदम अलग। राइट्स ऑफरिंग में कोई बाहरी अंडरराइटर होता ही नहीं है क्योंकि शेयर्स सीधे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर किए जा रहे हैं और बाहर पब्लिक से कोई नया पैसा नहीं आ रहा है, तो इनसाइडर्स और मैनेजमेंट जानबूझकर उन शेयर्स की कीमत बहुत कम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक डाउट फिर से उठता है, कोई भी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के शेयर्स जानबूझकर सस्ते में क्यों बेचना चाहेगा? इसमें उसका क्या फायदा है? उनका सबसे बड़ा फायदा इसी बात में है कि वो खुद अपनी ही कंपनी के शेयर्स सस्ते में खरीद सकें। मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के अंदर की खबर होती है, उन्हें पता होता है कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है। अगर वो शेयर्स की कीमत बहुत कम सेट करते हैं तो वो खुद अपने ही राइट्स का इस्तेमाल करके उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बहुत सस्ते दामों पर बढ़ा सकते हैं। क्लेवर। और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है, तो अगर शेयर्स जानबूझकर सस्ते रखे गए हैं तो इसका फायदा एक जागरूक निवेशक भी उठा सकता है जो उन बोरिंग लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सोर्सेज में एक बहुत ही खास और कॉम्प्लिकेटेड टर्म का जिक्र किया गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिविलेजेस। ये टर्म सुनने में तो बहुत भारी लगता है, लेकिन ये असल में क्या है और एक अलर्ट निवेशक के लिए ये इतना बड़ा हथियार कैसे बन जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिविलेजेस असल में इस पूरे खेल को पूरी तरह से पलट सकता है। इसका मतलब ये है कि राइट्स ऑफरिंग के दौरान हर शेयर होल्डर को एक फॉर्म भेजा जाता है। अब इंसानी साइकोलॉजी को समझें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना मेल ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ, ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। उन भारी भरकम लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखकर डर जाते हैं या बस आलस की वजह से उस फॉर्म को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। वो अपने खरीदने के अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो उन अनबिके शेयर्स का क्या होता है जो आलसी शेयर होल्डर्स ने नहीं खरीदे? यहीं पर ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिविलेजेस काम आता है। जो इन्वेस्टर्स जागरूक हैं और अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये खास मौका मिलता है कि वो उन बचे हुए अनसोल्ड शेयर्स को भी उसी सस्ती और भारी डिस्काउंटेड कीमत पर खरीद सकें। ब्रिलियंट। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग इन बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले कॉर्पोरेट एक्शंस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए जो समझदार इन्वेस्टर थोड़ा सा होमवर्क करते हैं वो इन ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिविलेजेस का फायदा उठाकर एक बहुत ही शानदार स्पिन ऑफ कंपनी के ढेरों शेयर्स कौड़ियों के दाम में अग्रेसिव रूप से अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ये सब केवल इंसानी आलस और एक छोटी सी लीगल क्लॉज का फायदा उठाने के बारे में है। ये पूरी चर्चा एक बात को बहुत ही स्ट्रांगली साबित करती है कि मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए किसी को हमेशा सबसे तेज कंप्यूटर, इनसाइडर इंफॉर्मेशन या सबसे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। एक इन्वेस्टर को सिर्फ उन जगहों पर देखना है जहां बाकी कोई नहीं देख रहा है। एग्जैक्टली, मार्केट के शोर से दूर जाना है। चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग के कारण अंधाधुंध बिकवाली में पिटे हुए और सस्ते मिल रहे स्पिन ऑफ्स हों, मैरियट जैसी भारी लेवरेज वाली कंपनियां हों जहां एसेट्स में एक छोटा सा बदलाव इक्विटी में बड़ा रिटर्न ला सकता है, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी छुपी हुई शानदार पेरेंट कंपनियां हों, सीयर्स की तरह पहली कक्षा के गणित से निकलने वाली छुपी हुई वैल्यू हो, या फिर राइट्स ऑफरिंग के उन बोरिंग दस्तावेजों में छिपे हुए ओवर सब्सक्रिप्शन के मौके। सही कहा। ये सब बताता है कि कॉर्पोरेट चेंज सच में मुनाफे की एक गुप्त खादान है, बशर्ते सही जगह खुदाई की जाए। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। जानकारी और ज्ञान तभी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है जब उसे सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए और उस पर सही समय पर काम किया जाए।
एक ही कॉर्पोरेट इवेंट को देखने के अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं। एक फंड मैनेजर के लिए जो चीज करियर रिस्क है, वही एक आम निवेशक के लिए जिंदगी बदलने वाला अवसर हो सकती है। बेशक। और इन सब एनालिटिकल बातों और केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही डीप और इम्पोर्टेंट सवाल सामने आता है, जिस पर हर किसी को गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस तेज तर्रार मार्केट में ऐसे कौन से बोरिंग और पेचीदा कॉर्पोरेट बदलाव हो रहे हैं जिन्हें हर कोई ये सोचकर नजरअंदाज कर रहा है कि ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन उनके पीछे छुपा बाहरी लेवरेज और छुपे हुए मैनेजमेंट इंसेंटिव्स किसी बहुत बड़े मुनाफे की ओर इशारा कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट। इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है, जहां आज हमारा मिशन जोएल ग्रीनब्लैट की बुक यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस के सेकंड हाफ यानी चैप्टर्स 4 से 8 के हिडन मार्केट सीक्रेट्स को डिकोड करना है। पिछले विश्लेषण में स्पिन ऑफ्स पर चर्चा हुई थी, पर आज का फोकस पूरी तरह से स्पेशल सिचुएशंस पर आधारित है। हाँ, और ये स्पेशल सिचुएशंस जैसे रिस्क आर्बिट्राज हो गया या मर्जर सिक्योरिटीज और बैंक्रप्सीज, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज होती हैं। मतलब इनमें रीस्ट्रक्चरिंग्स, स्टब स्टॉक्स और लीप्स भी शामिल हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स में फिट नहीं बैठते। बिल्कुल, और मैं इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं कि ये स्ट्रैटेजीज एक आम इन्वेस्टर को उन बड़े 100 करोड़ डॉलर वाले पोर्टफोलियो मैनेजर्स पर एक एज दे सकती हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है ना। स्पेशल सिचुएशंस में अपना कैपिटल डिप्लॉय ही नहीं कर सकते, और यही वो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। तो चलिए चैप्टर 4 से शुरू करते हैं, जो रिस्क आर्बिट्राज और मर्जर सिक्योरिटीज पर फोकस करता है। रिस्क आर्बिट्राज सुनने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है, पर एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये मर्जर अनाउंस होने के बाद स्टॉक खरीदने का बिजनेस है। एग्जैक्टली। इसको एक कॉन्क्रीट मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। जी। मान लीजिए कि कंपनी ए पब्लिकली अनाउंस करती है कि वो कंपनी बी को $40 में एक्वायर करेगी। ठीक है, $40 में। $30 पर नहीं जाता, वो शायद $38 पर ट्रेड करने लगता है। तो ये जो $2 का डिफरेंस है ना, इसे आर्बिट्रेज स्प्रेड करते हैं। एक आर्बिट्राजर उस स्टॉक को $38 पर खरीदता है ताकि बचे हुए $2 का फायदा उठा सकें। पर देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में फ्री लंच तो होता नहीं है। ये $2 का प्रॉफिट रिस्क फ्री तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसमें 2 सबसे बड़े रिस्क होते हैं। पहला है डील कैंसिल होने का रिस्क। अगर किसी रेगुलेटरी इशू या फाइनेंसिंग की वजह से डील टूट जाती है, तो कंपनी बी का स्टॉक गिरकर वापस अपने प्री डील लेवल पर आ सकता है, जो शायद $25 था। तो $2 कमाने के लिए लगभग $13 का डाउनसाइड रिस्क उठाना पड़ता है, जो कि एक मैसिव एसिमेट्रिक रिस्क है। और दूसरा रिस्क टाइमिंग का होता है, राइट? हाँ, टाइमिंग रिस्क। एक डील क्लोज होने में 1 से 18 महीने तक लग सकते हैं। उस दौरान इन्वेस्टर का कैपिटल पूरी तरह से फंसा रहता है। अगर 18 महीने बाद $2 मिलते हैं, तो एनुअलाइज रिटर्न बहुत ही कम हो जाता है। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखने के लिए ग्रीनब्लैट ने फ्लोरिडा साइप्रस गार्डन्स का एक बहुत ही डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया है। मेरे ख्याल से इस केस स्टडी को डीपली कवर करना चाहिए। जरूर। इस एग्जाम्पल में आर्बिट्राजर फ्लोरिडा साइप्रस गार्डन्स के शेयर $7.50 पर खरीदता है, पर वो इस पोजीशन को ऐसे ही नहीं छोड़ता। डील की टर्म्स थी कि हर एक शेयर के बदले एक्वायरिंग कंपनी HBJ के 0.16 शेयर्स मिलेंगे। तो इस रेशियो को यूज करके आर्बिट्राजर एक साइमल्टेनियस ट्रेड करता है। सही पकड़ा। वो मार्केट में HBJ के 0.16 शेयर्स को $8.30 पर शॉर्ट सेल कर देता है। ये शॉर्ट सेलिंग वाला स्टेप ही स्ट्रैटेजी का कोर है। डील पूरी होने पर उसके पास कोई स्टॉक पोजीशन अनहेज नहीं बचती, क्योंकि फ्लोरिडा साइप्रस गार्डन्स के कन्वर्ट हुए शेयर से वो HBJ की शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेता है। एग्जैक्टली। और इस पूरे मार्केट न्यूट्रल ट्रांजैक्शन में उसे 80 सेंट्स पर शेयर का नेट प्रॉफिट होता है। राइट। टाइम फ्रेम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये इफेक्टिवली 50% का एनुअलाइज्ड रिटर्न था। 50% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बिना किसी डायरेक्शनल मार्केट रिस्क के। ये सुनकर तो लगता है हर किसी को यही करना चाहिए, पर ग्रीनब्लैट की एडवाइस क्लियर है कि डोंट ट्राई दिस एट होम। ये वार्निंग बहुत वैलिड है। आज के टाइम में इस फील्ड में प्रोफेशनल आर्बिट्रेज फंड्स और उनके लॉयर्स का कंपटीशन इतना ज्यादा है कि रिटेल लेवल पर ये मैथमेटिकली सेंसिबल बचा ही नहीं है। स्प्रेड्स मिली सेकेंड्स में कंप्रेस हो जाते हैं। तो फिर आम इन्वेस्टर्स जो ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव क्या है? उनके लिए ऑल्टरनेटिव है मर्जर सिक्योरिटीज। ये वो अनवांटेड बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं जो एक्वायरिंग कंपनीज मर्जर्स में कैश के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सुपरराइट फूड्स का केस इस इनएफिशिएंसी का परफेक्ट एग्जांपल है। सुपरराइट फूड्स जो कि एक गोइंग प्राइवेट ट्रांजैक्शन था, राइट? हाँ, इसमें पब्लिक शेयर्स को $18 कैश और $5 फेस वैल्यू के एक नए प्रेफर्ड स्टॉक के बदले खरीदा गया था।
और उस प्रेफर्ड स्टॉक पर 75 सेंट का एनुअल डिविडेंड मिलना था। रिटर्न हो गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इंस्टीट्यूशंस और रिस्क आर्बिट्राइजर्स को उस प्रेफर्ड स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें सिर्फ अपना $18 कैश चाहिए था, तो उन्होंने इस प्रेफर्ड स्टॉक को इनडिस्क्रिमिनेटली डंप करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से फोर्स्ड सेलिंग आई और प्राइस आर्टिफिशियली गिर गया। पर वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा सिग्नल इनसाइडर्स का कन्विक्शन था। देखा, इनसाइडर्स खुद कंपनी को प्राइवेट ले जा रहे थे, तो उन्हें पता था कि उनका स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इस 15% डिविडेंड को इजीली सस्टेन कर सकता है। ये उनके स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन को दर्शाता था, जो एक हिडन प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी थी। ये काफी फैसिनेटिंग है कि कैसे फोर्स्ड इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक एक्सट्रीम मिस प्राइसिंग क्रिएट करती है। ऐसी ही मिस प्राइसिंग हमें चैप्टर 5 में भी मिलती है, जिसका टाइटल है ब्लड इन द स्ट्रीट्स। इसमें बैंक्रप्सीज और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग्स की बात की गई है। बैंक्रप्सी का नाम सुनते ही मार्केट में पैनिक आता है, पर बैंक्रप्सीज के केसेस में कैपिटल एलोकेट करने से पहले एक एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट रूल है। बैंक्रप्ट कंपनी का कॉमन स्टॉक कभी मत खरीदो, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर या उस टोटम पोल में वो सबसे आखिर में आते हैं। जब तक सेटलमेंट होती है, कॉमन शेयर्स की वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो चुकी होती है। बिल्कुल। असली वैल्यू और अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनके बॉन्ड्स और बैंक डेट में मिलती हैं, जो अपनी फेस वैल्यू के 20 से 30% पर ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे ही बॉन्ड रेटिंग एजेंसी डिफॉल्ट डिक्लेयर करती है, म्यूचुअल फंड्स को अपने मैंडेट की वजह से वो बॉन्ड्स डंप करने पड़ते हैं। पर सभी बैंक्रप्ट कंपनीज तो प्रॉफिटेबल नहीं होती। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कैसे की जाएं? इसके लिए ऐसी बैंक्रप्ट कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो फंडामेंटली अच्छा बिजनेस कर रही हैं, पर किसी एक्सटर्नल रीजन या ओवर लेवरेज की वजह से चैप्टर 11 में चली गई हों। वॉल्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल इसका बेस्ट केस है। हाँ, वॉल्टर इंडस्ट्रीज, जिनका कोर ऑपरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो दे रहा था, पर वो एक आइसोलेटेड प्रोडक्ट लाइबिलिटी लॉसूट में फंस गए थे, स्पेसिफिकली एस्बेस्टोस लाइबिलिटीज को लेके। उस हिस्टोरिकल लायबिलिटी को सेटल करने के लिए उन्होंने चैप्टर 11 फाइल किया। ऐसे में उनके सिवियरली डिस्काउंटेड बॉन्ड्स खरीदना एक ब्रिलियंट मूव था, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद वो डेट नई क्लीन कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता। रीस्ट्रक्चरिंग्स की बात निकली है तो उन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग्स पर भी आते हैं, जहां कंपनीज अपने लॉस मेकिंग डिविजन्स बेच देती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट बन जाता है। ग्रीनमैन ब्रदर्स का एनालिसिस इसको डीपली समझाता है। उनका स्टॉक लगभग $5 पर लैंग्वेज कर रहा था, जबकि उनकी टैंजिबल बुक वैल्यू $8 थी। प्रॉब्लम थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जो मैसिव लॉसेस बुक कर रहा था। पर उस खराब डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की आड़ में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रिटेल कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, जिसका नाम था नूडल कुडूडल। सही कहा। तो जैसे ही उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बेचने का अनाउंसमेंट किया, बैलेंस शीट से वो लॉस मेकिंग ड्रेन तुरंत हट गया। इस एक्शन ने नूडल कुडूडल के लिए वैल्यू और ऑपरेशंस के लिए फंड्स इंस्टेंटली अनलॉक कर दिए। ये लिमिटेड डाउनसाइड और एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल था। और वैल्यू अनलॉक करने का एक और अग्रेसिवली मैथमेटिकल तरीका जनरल डायनामिक्स ने दिखाया था अपने शेयर बायबैक से। जनरल डायनामिक्स ने एक डच ऑक्शन टेंडर ऑफर के जरिए मासिव रीस्ट्रक्चरिंग की। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स का 30% यानी लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स मार्केट से वापस खरीदेंगे। 1.3 करोड़ शेयर्स, ये वॉल्यूम तो ह्यूज है। और उन्होंने एक प्राइस रेंज दी थी, $65.37 से लेकर $75 के बीच की। डच ऑक्शन का क्लियर मैकेनिज्म स्टैंडर्ड ओपन मार्केट बायबैक से अलग होता है। ऐसे मैसिव स्केल पर इक्विटी रिटायर करना इस बात का प्योर एविडेंस था कि मैनेजमेंट को पता था उनकी पहचानी ना गई वैल्यू कितनी ज्यादा है। उनके इस एक्शन ने बचे हुए शेयर्स की अर्निंग्स पावर को अनलीश कर दिया। अर्निंग्स को मैग्नीफाई करने के कॉन्सेप्ट से हम नेचुरली अगले हिस्से पर आते हैं, चैप्टर 6, जिसका इंटरेस्टिंग सा नाम है बेबी नीड्स न्यू शूज। यहाँ रिकैपिटलाइजेशंस और स्टब स्टॉक्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का डीप डाइव है। सुनने वालों के लिए ये रिकैपिटलाइजेशंस एग्जैक्टली है क्या, और यहाँ रिटर्न्स को बढ़ाया कैसे जाता है? रिकैपिटलाइजेशंस या रिकैप्स में कंपनी अपने ऊपर भारी डेट लेती है और वो सारा कैश शेयर होल्डर्स को बड़ा हिस्सा वापस करने में लगा देती है। उस मैसिव डेट लोड के बाद जो थोड़ी बहुत बची हुई हाईली लेवरेज्ड इक्विटी होती है, उसे स्टब स्टॉक कहते हैं। तो एसेंशियली कंपनी का साइज वही रहता है, पर इक्विटी बहुत छोटी हो जाती है और डेट बहुत ज्यादा। लेवरेज की ये पावर काम कैसे करती है, थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक समझाएं। ठीक है, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक हाईली लेवरेज्ड स्टब स्टॉक वाली कंपनी है। अगर उसकी अर्निंग्स $5 से बढ़कर $6 हो जाती हैं, तो परसेंटेज टर्म्स में ये सिर्फ 20% की ग्रोथ है। ठीक है, 20% ऑपरेशनल ग्रोथ।
पर डेट फिक्स्ड होने की वजह से वो सारा नया प्रॉफिट सीधा उस छोटे सी स्टब इक्विटी पर फ्लो होता है। मल्टीपल के हिसाब से देखा जाए तो उस स्टब स्टॉक का मार्केट प्राइस उस 20% की अर्निंग्स ग्रोथ पर 80% तक जंप कर सकता है। 80% का जंप। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्वेस्टर का डाउनसाइड लिमिटेड होता है। उनका रिस्क प्योर मैसिव कॉर्पोरेट डेट पर नहीं, बल्कि सिर्फ उस छोटे स्टब स्टॉक प्राइस तक ही कैप्ड होता है। एब्सोल्युटली। डाउनसाइड स्ट्रिक्टली उस नॉमिनल प्राइस तक है। और इसी एसिमेट्रिक लेवरेज के लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए ग्रीनब्लैट लीप्स इंट्रोड्यूस करते हैं। लीप्स यानी लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज। इन्हें वो डू इट योरसेल्फ स्टब स्टॉक का नाम देते हैं। लीप्स एसेंशियली लॉन्ग टर्म लिस्टेड कॉल ऑप्शंस होते हैं ना, जो 2.5 साल तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। आम ऑप्शंस महीनों में एक्सपायर हो जाते हैं, पर इनमें टाइम होराइजन बहुत बड़ा मिलता है। बिल्कुल। और वेल्स फार्गो का लीप्स एग्जाम्पल इस स्ट्रैटेजी के मैथ को परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है। उस वक्त वेल्स फार्गो के फंडामेंटल बैंकिंग ऑपरेशंस का आउटलुक बहुत स्ट्रांग था। एक एनालिटिकल इन्वेस्टर चाहता तो पूरा कैपिटल डिप्लॉय करके डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकता था। लेकिन पूरा कैपिटल लगाने की जगह इन्वेस्टर ने क्या किया? इन्वेस्टर ने $14 का ऑप्शन प्रीमियम पे करके जनवरी 1995 तक वैलिड $80 स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शंस खरीदे। इसका सीधा सा मतलब था कि वो किसी भी वक्त शेयर को एग्जैक्टली $80 में खरीद सकते हैं, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो। और जैसा एक्सपेक्टेड था, वेल्स फार्गो का शेयर एग्रेसिवली बढ़कर $107 पर पहुंच गया। तो इस मैथमेटिकल पे ऑफ को देखें तो उस ऑप्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए, शेयर 107 का है और आपके पास उसे 80 में खरीदने का राइट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई $80। इन्वेस्टर ने शुरू में लगाए थे सिर्फ $14, इसलिए नेट रिटर्न लगभग 5 गुना या 5x हो गया। ये तो इनक्रेडिबल मैग्निफिकेशन है। एक तरह से इन्वेस्टर स्टॉक खरीदने के लिए पैसे बोरो कर रहा है, पर रिस्क सिर्फ $14 के प्रीमियम तक कैप्ड है। अगर स्टॉक गिर भी जाता तो मैक्सिमम नुकसान सिर्फ $14 का होता। यही लीप्स की पावर है। और ऑप्शंस की ऐसी एक्सट्रीम मिसप्राइसिंग सबसे ज्यादा मर्जर्स के दौरान दिखती है, जैसे मैरियट कॉर्पोरेशन और वायाकॉम के कॉर्पोरेट एक्शंस में देखा गया था। वहां ऑप्शंस के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था? जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं तो टारगेट कंपनी के ऑप्शंस अक्सर एक्वायर करने वाली कंपनी के ऑप्शंस बन जाते हैं। पर रिस्क आर्बिट्रेजर्स जिन्होंने वो डील सिर्फ कैश स्प्रेड के लिए ली थी, उन्हें इन लंबे ऑप्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो इनडिस्क्रिमिनेटली इन्हें ओपन मार्केट में बेच देते हैं, जिसकी वजह से हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग प्रेशर आता है और ऑप्शंस अपनी फेयर वैल्यू से आर्टिफिशियली सस्ते हो जाते हैं। ब्लैक शोल्स जैसा कोई भी प्राइसिंग मॉडल वहां फेल हो जाता है, क्योंकि ये प्योरली एक फोर्स्ड सेलिंग डायनामिक है। सही पकड़ा। और वैल्यू इन्वेस्टर्स इसी आर्टिफिशियली सस्ती इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं। तो हमने अभी तक बहुत सी हाई ऑक्टेन स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, डिस्ट्रेस डेट, स्टब स्टॉक्स, लीप्स, पर इन सभी स्ट्रैटेजीज के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात करनी पड़ेगी। चैप्टर 7 और 8, जिसका फोकस सीइंग द ट्रीज थ्रू द फॉरेस्ट पर है, इन रिस्क्स को बैलेंस करने के बारे में बताता है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर क्रिटिकल है। ग्रीनब्लैट क्लियरली कॉशन करते हैं कि लीप्स और स्टब स्टॉक्स हाईली लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज्यादा हिस्सा ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें किसी स्टैंडर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर मैं इनको स्पिन ऑफ से कंपेयर करूं तो स्पिन ऑफ्स में तो एक पूरा डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग बिजनेसेस होते हैं, पर लीप्स में एक्सट्रीम केयर की जरूरत है। बिल्कुल, स्पिन ऑफ्स कंपैरेटिवली अनलिवर्ड होते हैं, पर लीप्स और स्टब्स की मैथमेटिकल वॉलेटिलिटी बहुत इंटेंस होती है। फाइनल लेसन यही निकल कर आता है कि स्टॉक मार्केट जीनियस बनने की कोई जादू की छड़ी या मैजिक फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट्स को पढ़ना, डिटेल्स फिल्टर करना और डीप होमवर्क करना पड़ता है। और प्रैक्टिस के लिए इनिशियली पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए या अपने एसेट्स का शुरुआती दौर में सिर्फ एक बहुत ही छोटा हिस्सा ऐसी सिचुएशंस में कमिट करना जरूरी है, ताकि मार्केट बिहेवियर समझ में आए। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन इन स्पेशल सिचुएशंस में लॉन्ग टर्म अल्फा जनरेट करने की इकलौती चाबी हैं। तो आज के इस विश्लेषण को और चैप्टर्स 4 से 8 तक के सफर को हम यहाँ क्लीनली समराइज करते हैं। हमने देखा कि बैंक्रप्सीज के कॉम्प्लेक्स डेट स्ट्रक्चर्स में वैल्यू कहाँ होती है, कैसे इंस्टीट्यूशनल फोर्स्ड सेलिंग मर्जर सिक्योरिटीज को डीपली मिसप्राइस कर देती है, और सबसे पावरफुल लॉजिक है स्टब स्टॉक्स और लीप्स का, जहां लेवरेज अपसाइड को मैग्नीफाई करता है पर डाउनसाइड कैप्ड रहता है।
ये वही सीक्रेट हाइडिंग प्लेसेस हैं जहां बड़ी वॉल स्ट्रीट फर्म्स और नए MBAs का ध्यान अपने स्ट्रिक्ट मैंडेट्स की वजह से नहीं जाता। इन सभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद मैं सुनने वालों के सोचने के लिए एक नया एनालिटिकल थॉट छोड़ना चाहूंगा। एक आम धारणा है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क प्राइस की वॉलेटिलिटी है, लेकिन क्या सच में सबसे बड़ा रिस्क भीड़ का ब्लाइंडली हिस्सा बनना और इन कॉम्प्लेक्स हिडन स्पेशल सिचुएशंस को सीखने से डरना नहीं है? क्या मार्केट में सच्चा रिस्क इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच में से अपने काम की सही और जरूरी डिटेल्स को फिल्टर ना कर पाना है? चलिए एक किताब के सार या थीम को समझते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है जोएल ग्रीनब्लैट की यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस। अब इसका टाइटल सुनकर शायद थोड़ी हंसी आए, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके अंदर जो सीक्रेट्स हैं वो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों के भी होश उड़ा देते हैं। तो ग्रीनब्लैट अपनी बात शुरू करते हैं एक बड़ी मजेदार कहानी से। सोचिए, एक प्लम्बर आता है, एक बड़े से बॉयलर को देखता है और पाइप पर बस एक हथौड़ा मारता है और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बिल आता है $100 का। अब होमओनर हैरान होकर पूछता है, भाई बस एक बार हथौड़ा मारने के $100? प्लम्बर कहता है, नहीं नहीं, हथौड़ा मारने का तो सिर्फ $5 है, पर कहाँ मारना है ये जानने के $95 हैं। स्टॉक मार्केट भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ सबसे ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये जानना है कि देखना कहाँ है, प्रॉफिट छुपा कहाँ है। तो तैयार है? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीनियस निवेशक आखिर मौके ढूंढते कहाँ हैं। फिर हम गोता लगाएंगे स्पिन ऑफ्स की सोने की खान में। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट मैसेज मतलब कंपनियों की उलझनों से प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। फिर हम लीप्स जैसे एक पावरफुल टूल को समझेंगे और आखिर में ग्रीनब्लैट के वो सुनहरे नियम जानेंगे जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए जीनियस की तरह सोचना शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन जीनियस कहाँ देखते हैं। ग्रीनब्लैट का जो सेंट्रल आइडिया है, जो इस पूरी किताब की नींव है, वो ये है कि मार्केट को बीट करने का रास्ता उन जगहों से गुजरता है जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स देख ही नहीं रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए, स्टॉक मार्केट एक बड़े शहर जैसा है। मेन स्ट्रीट पर तो हर कोई घूम रहा है, हर दुकान पर भीड़ है, सब कुछ वेल नोन है। लेकिन असली खजाना, असली बार्गेन तो उन तंग गलियों और छिपे हुए कोनों में मिलता है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। हमें बस उन गलियों को ढूंढना है। और ये स्लाइड दिखाती है हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज, हमारा सीक्रेट वेपन। एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके हाथ नियमों से बंधे हुए हैं। उन्हें S&P 500 जैसी बड़ी फेमस कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना होता है। वो चाहकर भी किसी छोटी अनजान कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ है हम, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। हमारे पास 100% फ्लेक्सिबिलिटी है। हम चाहें तो 5,000 करोड़ की कंपनी खरीदें या 50 करोड़ की, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस किताब के सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, स्पिन ऑफ्स। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में वैल्यू ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही जगह चुननी हो तो वो स्पिन ऑफ्स होने चाहिए। ये वो सोने की खान है जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं पड़ती। तो सवाल ये है कि आखिर इन स्पिन ऑफ्स में ऐसा क्या खास है? क्यों ये मार्केट के भूले बिसरे खजाने जैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल मार्केट डायनामिक में छुपा है। एक ऐसी चीज जो बार बार होती है, प्रिडिक्टेबल है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इस फिनोमिनन को कहते हैं फोर्स्ड सेलिंग। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है पेरेंट को। वो अपनी एक छोटी सी डिवीजन को एक अलग कंपनी स्पिन ऑफ को बनाकर मार्केट में लिस्ट कर देती है। अब होता यह है कि पेरेंट को के सभी शेयर होल्डर्स को फ्री में इस नई स्पिन ऑफ को के शेयर्स मिल जाते हैं। इन शेयर होल्डर्स में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी हैं और यहीं से खेल शुरू होता है। इन फंड्स के लिए ये नए शेयर एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये स्पिन ऑफ को बहुत छोटी है, इंडेक्स का हिस्सा नहीं है और फंड के रूल्स में फिट नहीं होती। तो फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं बचती, उसे इन शेयर्स को बेचना ही पड़ता है, चाहे कीमत कुछ भी हो, चाहे वैल्यू कितनी भी हो। अब सोचिए, जब हजारों फंड मैनेजर्स एक साथ बिना सोचे समझे किसी स्टॉक को डंप करते हैं तो क्या होता है? जाहिर है स्टॉक का प्राइस बुरी तरह गिर जाता है और बस वहीं पर हमारे लिए एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में बता देती है।
एक तरफ है पेरेंट कंपनी, लार्ज कैप, S&P 500 का हिस्सा, जिसे दुनिया का हर एनालिस्ट कवर कर रहा है, और दूसरी तरफ है बेचारी स्पिन ऑफ कंपनी, स्मॉल कैप, किसी इंडेक्स में नहीं, जिसे कोई एनालिस्ट नहीं जानता और जिसे बड़े इन्वेस्टर्स कचरे की तरह बेच रहे हैं। अब आप ही बताइए, बार्गेन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है? जवाब ऑब्वियस है। ग्रीनब्लैट खुद कहते हैं, The initial excess supply has a predictable effect on the spin-off stock's price. It is usually depressed. मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। जब सप्लाई अचानक आसमान छू लेती है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बेचने पर मजबूर हैं और डिमांड अभी बनी ही नहीं है क्योंकि किसी को इस नई कंपनी के बारे में पता तक नहीं है, तो प्राइस नेचुरली दब जाता है, नीचे चला जाता है। स्पिन ऑफ्स तो बस शुरुआत है। ग्रीनब्लैट हमें दूसरी मेसी सिचुएशंस की तरफ देखने के लिए भी कहते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन, कॉर्पोरेट उलझनों से मुनाफा। वो कहते हैं कि जहां गंदगी होती है, जहां कंफ्यूजन होता है, वहीं पर वैल्यू छिपी होती है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसी जगहों से दूर भागते हैं। ऐसी ही एक मेसी सिचुएशन है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसका सिंपल सा मतलब है जब कोई कंपनी अपने किसी बड़े डिवीजन को बेच देती है या बंद कर देती है, खासकर अगर वो डिवीजन लॉस मेकिंग हो। ऐसा वो अपना कर्ज चुकाने या अपने मेन कोर बिजनेस पर फोकस करने के लिए करती है। बाहर से ये एक नेगेटिव खबर लग सकती है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अब ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि जादू होता कैसे है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका कोर बिजनेस 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, सॉलिड, लेकिन उसका एक दूसरा डिवीजन है जो हर साल 15 करोड़ का लॉस कर रहा है। तो अकाउंट्स में टोटल प्रॉफिट कितना दिखेगा? सिर्फ 35 करोड़। मार्केट इसे एक ठीक ठाक एवरेज कंपनी समझेगा। अब कंपनी उस लॉस मेकिंग डिवीजन को बेच देती है। अचानक रातों रात बुक्स में प्रॉफिट 35 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो जाता है। बिजनेस वही है, पर अब उसकी असली प्रॉफिटेबिलिटी दुनिया के सामने आ गई है। मार्केट की धारणा मेसी से बदलकर प्रॉफिटेबल हो जाती है और स्टॉक री-रेट हो सकता है। इसी तरह बैंक्रप्सी, एक ऐसा शब्द जिससे 99% लोग डरते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटीज का खजाना हो सकता है। जब कोई कंपनी बैंक्रप्सी से बाहर निकलती है तो एक नई ऑर्फन स्टॉक बनती है। इसे ऑर्फन यानी अनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉल स्ट्रीट इसे कवर नहीं करता। इंस्टीट्यूशंस इसके नाम से जुड़े स्टिग्मा की वजह से इससे दूर रहते हैं। लेकिन अक्सर ये कंपनियां एक साफ सुथरी बैलेंस शीट और एक प्रॉफिटेबल कोर बिजनेस के साथ बाहर आती हैं, जो मार्केट में बुरी तरह मिसप्राइज्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि वैल्यू कहाँ ढूंढनी है। अब ग्रीनब्लैट हमें एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। सेक्शन 4, लीप्स, द लेवरेज टूल। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम इन स्पेशल सिचुएशन से होने वाले गेन्स को, मतलब मुनाफे को, कई गुना एम्प्लीफाई कर सकते हैं, और वो भी अपने रिस्क को डिफाइन करते हुए। तो ये लीप्स आखिर हैं क्या? नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लीप्स बेसिकली लॉन्ग टर्म स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। ये आपको किसी स्टॉक को एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने का अधिकार देते हैं, और ये अधिकार 1-2 महीने नहीं, बल्कि 2 से 2.5 साल तक वैलिड रहता है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन ही इन्हें खास बनाता है। लीप्स का सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड रिस्क, एक्सप्लोसिव अपसाइड। इसको समझिए। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आपका रिस्क उसकी पूरी कीमत होती है। अगर स्टॉक 0 हो गया तो सारा पैसा गया। लेकिन लीप्स में आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ वो प्रीमियम है जो आपने उसे खरीदने के लिए दिया है, बस। पर अपसाइड की कोई लिमिट नहीं है। और ये है लेवरेज की असली ताकत। मान लीजिए आपने एक स्पिन ऑफ स्टॉक ढूंढा जो आपको लगता है कि डबल हो सकता है। अगर आप 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदते हैं और वो 80% बढ़ जाता है तो आपको 80,000 का प्रॉफिट होगा, गुड। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए के लीप्स खरीदे होते तो स्टॉक के 80% बढ़ने पर आपके लीप्स की वैल्यू 500% या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती थी। मतलब 1 लाख का 5 लाख या उससे भी ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि लीप्स आपको कम पैसे में ज्यादा शेयर्स का कंट्रोल देते हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस पावर के साथ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी आती है। ग्रीनब्लैट साफ साफ कहते हैं, इन्वेस्टिंग इन दिस एरिया विदाउट अ गुड अंडरस्टैंडिंग इज लाइक रनिंग थ्रू अ डायनामाइट फैक्ट्री विद अ बर्निंग मैच। लीप्स हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आपकी एनालिसिस गलत हुई और स्टॉक प्राइस आपकी सोची हुई डायरेक्शन में नहीं गया तो आपका पूरा प्रीमियम, पूरा का पूरा पैसा 0 हो सकता है। इन्हें तभी यूज करना चाहिए जब आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हों।
तो अब तक हमने सारे टूल्स और कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ एक प्लेबुक में डालने का। हमारा फाइनल सेक्शन, ग्रीनब्लैट्स फाइनल रूल्स। ये है वो जीनियस की प्लेबुक, वो कोर प्रिंसिपल्स जिन्हें हर हाल में फॉलो करना है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अपना होमवर्क खुद करें। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि आप उन जगहों पर देख रहे हैं जहां कोई एनालिस्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरा, वहां देखो जहां कोई नहीं देख रहा, स्पिन ऑफ्स, रीस्ट्रक्चरिंग्स, बैंक्रप्सीज। तीसरा, अपने मौके ध्यान से चुनें। आपको हर रोज एक नया आइडिया नहीं चाहिए, साल में बस कुछ अच्छे सॉलिड आइडियाज काफी हैं। चौथा, अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करो। 20-30 स्टॉक्स की खिचड़ी बनाने की जगह अपने 5 से 8 बेस्ट आइडियाज में पैसा लगाओ। और आखिरी, हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इन स्पेशल सिचुएशंस को अपना जादू दिखाने में समय लगता है, कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया रखना बहुत जरूरी है। और ये कोट, ये पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। It's better to do a lot of work on one idea than to do some work on a lot of ideas. Quality over quantity. एक इन्वेस्टर के तौर पर सफलता इस बात से नहीं मिलती कि आपके पास कितने आइडियाज हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आपके बेस्ट आइडियाज कितने अच्छे हैं और आपने उन पर कितना कन्विक्शन, कितना भरोसा दिखाया है। तो ग्रीनब्लैट की इस मास्टर क्लास के बाद मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के मार्केट में वो सीक्रेट हाइडिंग प्लेसेस कहाँ हैं? कौन सी कंपनियां स्पिन ऑफ्स प्लान कर रही हैं? कौन सी कंपनियां रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही हैं? कहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉस्ट सेलिंग कर रहे हैं? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा, बिकॉज एज ग्रीनब्लैट सेज, यू हैव नो चॉइस। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।